हेलो नमस्ते, वेलकम टू अलीका क्लासेज। ये प्रत्यय की सेकंड क्लास है। इससे पहले की जो क्लास थी कत्वा ल्यप तुमन के विषय में पढ़ा था। इन प्रत्ययों से बनने वाले शब्द अव्यय होते हैं। कत्वा का तवा शेष रहता है, ल्यप का यह शेष रहता है और तुमन का तुम शेष रहता है। ये सब हम फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। इस क्लास में हम सत्री सानच तव्यत अन्यर प्रत्ययों के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं सत्री सानच के विषय में। सत्री जो प्रत्यय है, सत्री प्रत्यय का अर्थ शेष रहता है, यानी कि सत्री प्रत्यय से जो भी शब्द बनेंगे उनके लास्ट में आपको अर्थ दिखाई देगा। सानच प्रत्यय का आन शेष रहता है। सत्री प्रत्यय, सानच प्रत्यय। सत्री प्रत्यय जो होता है ये परस्मैपद पद धातुओं के साथ जुड़ता है और जो सानच प्रत्यय होता है ये आत्मनेपद धातुओं के साथ जुड़ता है। आपको ये फैक्ट याद रखने हैं। पूछ लिया जाता है कि सत्री प्रत्यय कौन सी धातुओं के साथ जुड़ता है। सत्री प्रत्यय परस्मैपद धातुओं के साथ जुड़ता है और सानच प्रत्यय आत्मनेपद धातुओं के साथ प्रयोग किया जाता है। एक कार्य को करते हुए जब अन्य कार्य भी किया जा रहा हो, यानी कि दो कार्य साथ साथ में हो रहे हो। जब कोई भी दो कार्य साथ साथ होते हैं, जैसे करता हुआ, करती हुई, चलता हुआ, चलती हुई, पढ़ता हुआ, पढ़ती हुई इत्यादि अर्थों को बताने के लिए परस्मैपद धातुओं में सत्री प्रत्यय तथा आत्मनेपद धातुओं में सानच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। आपको इतना ध्यान रखना है, जहाँ पर दो कार्य साथ साथ हो रहे हों वहाँ पर सत्री सानच प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही याद रखना है, सत्री प्रत्यय परस्मैपद धातुओं के साथ प्रयोग होता है और सानच प्रत्यय आत्मनेपद धातुओं के साथ प्रयोग होता है। परस्मैपद धातुएं, आत्मनेपद धातुएं क्या होती है, ये सब हम धातु रूप वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। जिन्हें इनके विषय में नॉलेज नहीं है कि परस्मैपद धातुएं क्या होती हैं, आत्मनेपद धातुएं कैसे बनती हैं, वो धातु रूप वाली वीडियो देख लें, जिससे आपको अच्छे से समझ आए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सत्री के स और री का लोप होकर धातु में अत जुड़ता है तथा सानच के श और च का लोप होकर आन रहता है। सानच प्रत्यय के स का और च का लोप होकर आन के पहले मैं का आगम हो जाता है। इस प्रकार धातु के साथ मान जुड़ता है। दो अलग अलग क्वेश्चन है। अगर पूछा जाए कि सानच का क्या शेष रहता है तो सानच का आन शेष रहता है। अगर पूछा जाए कि बाद में प्रत्यय के आपको क्या मिलेगा, क्या जुड़ेगा, तो वहाँ पर मान जुड़ेगा। सानच प्रत्यय वाले शब्द में आन के स्थान पर मैं का आगम होकर मान जुड़ेगा। सानच प्रत्यय युक्त शब्द में आपको आन न दिखाई देके हर एक शब्द के अंत में मान दिखाई देगा। आपको ये याद रखना है कि जो सानच प्रत्यय है उसका शेष तो आन ही रहेगा, लेकिन जब हम शब्दों में प्रयोग करेंगे तो मैं का आगम होकर मान जुड़ेगा। सत्री सानच प्रत्ययों से बने हुए शब्द विशेषण रूप में प्रयुक्त होते हैं, अतः इनके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। सत्री सानच प्रत्ययों से जो शब्द बनेंगे वो विशेषण होंगे। फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो कत्वा प्रत्यय होता है, जो ल्यप प्रत्यय होता है, जो तुमन प्रत्यय होता है, इनसे जो शब्द बनेंगे वो अव्यय होंगे, लेकिन सत्री सानच से जो शब्द बनेंगे वो विशेषण शब्द होते हैं। अव्यय जो होते हैं इनका कोई लिंग नहीं होता, इसलिए हमने देखा था कि उन तीनों प्रत्ययों से जो शब्द बन रहे थे वो एक ही बन रहे थे, न पुल्लिंग में थे न स्त्रीलिंग में थे, वो एक ही शब्द बनता था, क्योंकि अव्यय किसी भी लिंग में नहीं होता। लेकिन जो विशेषण होते हैं वो तीनों लिंगों में चलते हैं, यानी कि कोई विशेषण शब्द है वो पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है, नपुंसक लिंग भी हो सकता है। अब हम पढ़ रहे हैं जो सत्री सानच प्रत्यय से बने शब्द होते हैं वो विशेषण होते हैं, यानी सत्री सानच प्रत्यय से जो बने हुए शब्द होंगे वो तीनों लिंगों में चलेंगे। आपको तीनों लिंगों में बनने वाले शब्द याद रखने हैं, क्योंकि आपसे पुल्लिंग का शब्द भी पूछा जा सकता है, नपुंसक लिंग का भी पूछा जा सकता है और स्त्रीलिंग का भी। आपको ध्यान होना चाहिए कि सत्री सानच से किस लिंग में कौन सा शब्द बनेगा। आपको ध्यान रखना है कि सत्री सानच से बनने वाले शब्द
विशेषण होते हैं। उदाहरण देखते हैं। पठ धातु सतरी प्रत्यय, सतरी का क्या शेष रहता है? अत शेष रहता है। पुल्लिंग में क्या शब्द बनेगा? पठन। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? पठंती। नपुंसक लिंग में क्या बनेगा? पठत। यहाँ पर जो आप देखते हो पठ धातु सतरी प्रत्यय, सतरी का अत शेष रहेगा। पठ धातु और अत से मिलकर क्या बनना चाहिए था? पठत। लेकिन हम देखते हैं कि ये तो इसका नपुंसकलिंग रूप है, यानी कि जो एग्जैक्ट रूप बनता है अत लगने से वो नपुंसकलिंग बनता है। लेकिन आपसे जो पूछा जाता है एग्जाम में वो पुल्लिंग पूछा जाता है, क्योंकि जो पुल्लिंग होता है उसमें हमें अत नहीं अन दिखाई देता है और इससे कन्फ्यूजन होता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि पुल्लिंग में क्या रूप बनेंगे। सतरी प्रत्यय के जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो पुल्लिंग से ही पूछे जाते हैं, इसलिए आपको हर एक शब्द को याद रखना है। एक बार फिर से देखते हैं। पठ धातु सतरी प्रत्यय से क्या बनेगा? पुल्लिंग में पठन होगा, स्त्रीलिंग में पठंती होगा, नपुंसकलिंग में पठत होगा। लिख धातु सतरी प्रत्यय से पुल्लिंग में लिखन होगा, स्त्रीलिंग में लिखंती होगा और नपुंसकलिंग में लिखत होगा। आपको ध्यान रखना है पुल्लिंग में अन दिखाई देगा, नपुंसकलिंग में अत दिखाई देगा। नेक्स्ट है हस धातु सतरी प्रत्यय से हसन, हसंती, हसत बनेगा। सेव धातु सानच प्रत्यय, सानच का क्या शेष रहता है? आन, लेकिन क्या हो जाता है? मैं का आगम हो जाता है और आन को क्या बन जाता है? मान। सानच प्रत्यय वाले सभी शब्दों में आपको क्या दिखाई देगा? मान। सेव धातु सानच प्रत्यय से क्या बनेगा? सेवमानय, सेवमाना, सेवमानम। मुद धातु सानच प्रत्यय से क्या बनेगा? मोदमानय, मोदमाना, मोदमानम। वरित धातु सानच प्रत्यय से क्या बनेगा? वर्तमानय, वर्तमाना, वर्तमानम। आपको ध्यान रखना है कि सतरी प्रत्यय का अर्थ शेष रहता है, सानच प्रत्यय का आन शेष रहता है, लेकिन मैं का आगम हो जाता है। आपको सतरी प्रत्यय के जो शब्द होंगे उनमें अन दिखाई देगा, अंति दिखाई देगा या अत दिखाई देगा। जो सानच प्रत्यय के शब्द होंगे उनमें आपको मान दिखाई देगा। याद रखना है सतरी सानच प्रत्यय से बनने वाले जो शब्द होते हैं वो विशेषण शब्द होते हैं। डायरेक्ट पूछा जाता है कि सतरी सानच से बनने वाले शब्द अव्यय होते हैं, विशेषण होते हैं या संज्ञा होते हैं, तो आपको याद रखना है विशेषण होते हैं। वाक्य में प्रयोग करते हुए सतरी सानच प्रत्यांत शब्दों में उसी लिंग, विभक्ति तथा वचन का प्रयोग करते हैं जो विशेष्य का होता है। यहाँ पर कहा गया है कि जब आप इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग करोगे तो आपको ध्यान रखना है जिस विशेष्य के लिए या जिसके लिए ये शब्द प्रयोग हो रहे हैं उसी विभक्ति में, उसी लिंग में और उसी वचन में चलेंगे। आपको पता है कि ये विशेषण है और विशेषण जो होता है वो हमेशा विशेष्य के अनुसार होता है, इसलिए विशेष्य पुल्लिंग में होगा तो विशेषण भी पुल्लिंग में होगा। विशेष्य एक वचन में है तो विशेषण भी एक वचन में ही होगा। तथा जैसे पिता गच्छन्तम पुत्रम भोजनाय कथयति, पिता गच्छन्तम जाते हुए, पुत्रम पुत्र को, भोजनाय भोजन के लिए, कथयति कहता है। पिता जाते हुए पुत्र को भोजन के लिए कहता है। यहाँ पर इस वाक्य में जो पुत्र है ये विशेष्य है। गच्छन्तम जो प्रयोग हुआ है ये क्या है? विशेषण है। किसके लिए प्रयोग हुआ है? पुत्र के लिए, यानी कि विशेष्य के लिए। यहाँ पर पुत्र विशेष्य है, गच्छन्तम विशेषण है। पुत्र में जो विभक्ति का प्रयोग हुआ है वही क्या होगा? गच्छन्तम में भी प्रयोग होगा, क्योंकि हम जानते हैं विशेष्य के अनुसार विशेषण का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर गम धातु सतरी प्रत्यय से क्या बनेगा? गच्छत बनेगा, लेकिन हम जब द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो गच्छत से क्या बनेगा? गच्छन्तम। यहाँ पर द्वितीय विभक्ति क्यों होगी? क्योंकि पुत्रम में क्या है? द्वितीय विभक्ति है, इसलिए गच्छन्तम में भी द्वितीय विभक्ति होगी। विशेष्य के अनुसार ही विशेषण का प्रयोग होता है। इस वाक्य में पिता किस प्रकार के पुत्र को भोजन के लिए कह रहा है? इसके उत्तर में जाते हुए पुत्र को, यानी कि कैसे पुत्र को भोजन के लिए कहा? जाते हुए पुत्र को भोजन के लिए कहा। अतः पुत्रम के विशेषण रूप में गच्छत शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होकर गच्छन्तम पद बना। ये यहाँ पर आपको यही समझाया गया है
कि विशेष्य के अनुसार विशेषण का प्रयोग करते हैं। ये यहाँ पर आपको कुछ और एग्जाम्पल लेके समझाया गया है कि कैसे विशेष्य के अनुसार विशेषण का प्रयोग करते हैं। जैसे बालाबी के अनुसार गच्छन्ति भी बनाया है, पुत्राय के अनुसार सेवमानाय बनाया है, जनस्य के अनुसार मोदमानस्य बनाया है। यहाँ पर सेवमान मोदमान में क्या है, सानच पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है, इन्होंने मोदमानस्य में भी षष्ठी विभक्ति बनाई है। यहाँ पर पुत्राय में चतुर्थी विभक्ति है, सेवमानाय में भी चतुर्थी विभक्ति है। ये अन्य कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, इन्हें आप ध्यान से पढ़ लेना। यहाँ पर कुछ अन्य एग्जाम्पल दिए गए हैं सत्री और सानच प्रत्यय के, उन्हें पढ़ लेते हैं कि सत्री से कैसे शब्द बनेंगे। आपको ध्यान रखना है, सत्री प्रत्यय के जो मोस्टली पूछे जाते हैं वो पुल्लिंग रूप पूछा जाता है। सत्री प्रत्यय का जो पुल्लिंग होता है उसमें हमें लास्ट में अन दिखाई देता है, न कि अत। अत क्या होता है, नपुंसक लिंग में आता है। गम धातु सत्री प्रत्यय से क्या बनेगा, गच्छत। ये गच्छत जो है नपुंसक लिंग शब्द में है। गच्छत का अर्थ होता है जाता हुआ। तीनों लिंगों में देख लेते हैं कैसे बनेंगे, गच्छन, गच्छन्ति, गच्छत। दृश धातु सत्री प्रत्यय से क्या बनेगा, पश्यत। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो दृश धातु है ये पश्य में चेंज हो जाएगी। ये सब आप जब धातु रूप पढ़ते हो तब भी देखते हो। दृश धातु सत्री प्रत्यय से क्या बनेगा, पश्यत। पुल्लिंग में बनेगा पश्यन, स्त्रीलिंग में बनेगा पश्यन्ति, नपुंसक लिंग में बनेगा पश्यत। धा धातु सत्री प्रत्यय से दद्दत बनेगा। दद्दत का अर्थ होता है देता हुआ। धा धातु किस में चेंज हो जाएगी, यछ में। आपको ध्यान रखना है कौन सी धातुएं किस में चेंज हो रही है। यहाँ पर क्या रूप बनेंगे, यच्छन, यच्छन्ति, यच्छत। नेक्स्ट है पा धातु सत्री प्रत्यय, क्या बनेगा, पीबत। पीबत का अर्थ होता है पीता हुआ। पीबन, पीबन्ति, पीबत। नेक्स्ट है भू धातु सत्री प्रत्यय, भवत। भवत का अर्थ होता है होता हुआ। भवन, भवन्ति, भवत। नेक्स्ट है पच धातु सत्री प्रत्यय, पचत। पचत का अर्थ होता है पकाता हुआ। पचन, पचन्ति, पचत। परच धातु सत्री प्रत्यय, पृछत, पूछता हुआ। पृछन, पृछन्ति, पृछत। नी धातु सत्री प्रत्यय से नयत शब्द बनेगा, क्या बनेगा, नयत। नयत का अर्थ होता है ले जाता हुआ। आपको ध्यान रखना है नियत नहीं बनेगा, नी सत्री से नयत बनेगा। आपको याद रखना है नी का नियत नहीं बनेगा, नयत बनेगा। यहाँ पर संधि हो जाएगी, और कौन सी संधि होगी, यण संधि, क्योंकि यहाँ पर ई को यह हुआ है। ध्यान रखना है कहाँ पर किस में चेंज हो रहा है। वहाँ पर 4 ऑप्शन जब एग्जाम में मिलेंगे आपको, तो आपको क्या होगा, सारे के सारे एक जैसे लगेंगे, सारे ठीक लगेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कहाँ पर क्या शब्द बनेगा। पुल्लिंग होगा नयन, स्त्रीलिंग होगा नयन्ति, नपुंसक लिंग होगा नयत। नृत्य धातु सत्री प्रत्यय से नृत्यत बनेगा। नृत्यत का अर्थ होता है नाचता हुआ। इससे रूप बनेंगे नृत्यंत, नृत्यन्ति, नृत्यत। चुर धातु सत्री प्रत्यय से चोरियत, चोरियन, चोरियन्ति, चोरियत। ऐसे ही आपको कुछ अन्य दिए गए हैं, इनको पढ़ लेना, क्योंकि सारे के सारे एक जैसे हैं। अगर एक एक को पढ़ेंगे तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा। ये आपको समझ आ गए होंगे। अब इतने ज़्यादा एग्जाम्पल पढ़ोगे उतनी ज़्यादा आपकी समझ बढ़ेगी। आगे जो आपको दिए गए हैं वो दिए गए हैं सानच प्रत्यय के उदाहरण। अभी हमने जो पढ़े थे स्त्री प्रत्यय के उदाहरण पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे सानच प्रत्यय के। सानच का आन शेष रहता है, लेकिन कहीं पर क्या होता है, मैं का आगम हो जाता है और कुछ धातुओं के साथ हमें मान दिखाई देता है। आपको ध्यान रखना है किन के साथ मान आएगा, किन के साथ आन आएगा। उदाहरण है यज धातु सानच प्रत्यय, यजमान रूप बनेगा। यजमान का अर्थ होता है यजन, करता हुआ। इसके रूप बनेंगे यजमान, यजमाना, यजमानम। लब धातु सानच प्रत्यय से क्या बनेगा, लबमान। लबमान का अर्थ होता है प्राप्त करता हुआ। लबमान है, लबमाना, लबमानम। आपको ध्यान रखने हैं कैसे इनके शब्द बन रहे हैं। सह धातु सानच प्रत्यय से सहमान शब्द बनेगा। सहमान का अर्थ होता है सहन करता हुआ। सहमान है, सहमाना, सहमानम। जन धातु सानच प्रत्यय से क्या बनेगा, जायमान है। जायमान का अर्थ होता है पैदा होता हुआ। जायमान है, जायमाना, जायमानम। नेक्स्ट आपको दिया गया है सी धातु सानच प्रत्यय, इससे क्या बनेगा, शयान। शयान का अर्थ होता है सोता हुआ। शयान है, सियाना, श्यानम। वृद्ध धातु सानच प्रत्यय से क्या बनेगा, वर्धमान।
वर्धमान का अर्थ होता है बढ़ता हुआ, वर्धमान है, वर्धमाना, वर्धमानम। सानच प्रत्यय के इतने ही उदाहरण पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर आपको उदाहरण देखने हैं तो कोई भी आपके पास बुक होगी उसमें से पढ़ लीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा पढ़ोगे उतने ही ज़्यादा आपकी नॉलेज बढ़ेगी। आपको ध्यान रखना है सत्री सानच प्रत्यय से विशेषण शब्द बनते हैं। विशेषण शब्द तीनों लिंगों में चलते हैं। सत्री का अत शेष रहता है और सानच का आन शेष रहता है। जब आपसे ये पूछा जाए कि क्या शेष रहेगा, तब अब आपको आन आंसर करना है, मान नहीं करना है। मान तो जब हम उसको शब्द के साथ प्रयोग करेंगे तब मैं का आगम होता है, लेकिन अगर पूछा जाए कि सानच का क्या शेष रहेगा तब आपको आन आंसर करना है। आपको ध्यान रखना है पुल्लिंग में क्या रूप बनेगा, स्त्रीलिंग में क्या बनेगा और नपुंसक लिंग में क्या बनेगा। सत्री सानच के विषय में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब हम कत और कत्वतु प्रत्यय के विषय में पढ़ेंगे। कत और कत्वतु प्रत्यय जो होते हैं ये भूतकाल में प्रयोग होते हैं, यानी कि इनका प्रयोग भूतकाल में किया जाता है। जो भूतकालिक क्रिया होती है उसके अर्थ में हम कत और कत्वतु का प्रयोग करते हैं। कत प्रत्यय का तय शेष रहता है, कत्वतु प्रत्यय का तवत शेष रहता है। क्या शेष रहता है? तवत। आपको ध्यान रखना है कौन से प्रत्यय का क्या शेष रहेगा। पढ़ते हैं। भूतकालिक क्रिया के अर्थ में धातु से कत एवं कत्वतु प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि भूतकालिक क्रिया के अर्थ में हम कत और कत्वतु का प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही आपको याद रखना है जब हम कत्वा प्रत्यय ल्यप प्रत्यय का यूज पढ़ रहे थे तो वहाँ पर भी क्या था, वो दोनों भी भूतकाल में ही प्रयोग होते थे। आपको ध्यान रखना है कौन कौन से प्रत्यय हम भूतकाल में प्रयोग करते हैं। प्रत्यय, कत प्रत्यय जो होता है ये कर्म और भाव अर्थ में प्रयोग होता है। कत प्रत्यय सकर्मक धातुओं से कर्म अर्थ में, अकर्मक धातुओं से भाव अर्थ में तथा कत्वतु प्रत्यय कर्ता अर्थ में होता है। यानी कि जो कत प्रत्यय है इसका कर्म के लिए और भाव के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ है कि जो कत प्रत्यय है ये कर्मवाच्य और भाववाच्य में प्रयोग करते हैं। कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य ये सब क्या होता है ये सब आप जानते हैं। यानी कि जब हम कर्मवाच्य का प्रयोग करेंगे या भाववाच्य का प्रयोग करेंगे तब हम कत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। सहकर्मक धातुएं कहाँ होती है? कर्मवाच्य में। अकर्मक धातुएं कहाँ होती है? भाववाच्य में। सकर्मक धातुओं के साथ कर्म अर्थ में कत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, अकर्मक धातुओं के साथ भाव अर्थ में यानी कि भाववाच्य में प्रयोग करते हैं। लेकिन जो कत्वतु प्रत्यय होता है वो कर्तृवाच्य में प्रयोग होता है। आपको ध्यान रखना है कत प्रत्यय कर्मवाच्य भाववाच्य में प्रयोग होता है, जो कत्वतु प्रत्यय है वो कर्तृवाच्य में प्रयोग होता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा प्रत्यय कर्तृवाच्य में प्रयोग होता है? कत्वतु प्रत्यय। इसके साथ ही याद रखना है दोनों के दोनों प्रत्यय भूतकाल की क्रिया के लिए प्रयोग होते हैं। प्रत्यर्थक तथा अकर्मक धातुओं से कर्ता अर्थ में कत प्रत्यय का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर भी कंडीशन है। आप कत्वतु का प्रयोग कर्ता अर्थ में यानी कि कर्तृवाच्य में करते हैं, लेकिन अगर आपकी धातु गत्यर्थक में है यानी गतिशील अर्थ में है या फिर अकर्मक धातुओं में यानी कि जहाँ पर कर्म नहीं होगा वहाँ पर कर्ता अर्थ में यानी कि कर्तृवाच्य में आप कत प्रत्यय का प्रयोग करोगे। आपको ध्यान रखना है कि वैसे तो हम कर्तृवाच्य में कत्वतु का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो गतिशील गति के अर्थ वाली धातुएं होंगी या फिर अकर्मक धातुएं होंगी वहाँ पर हम कर्ता के अर्थ में यानी कर्तृवाच्य में कत प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। यानी कि जो कत्वतु का स्थान है वो कौन ले लेगा? कत प्रत्यय ले लेगा। अगर आपसे सीधा सीधा पूछा जाए कि कर्ता अर्थ में किसका प्रयोग होता है? कत्वतु प्रत्यय का। अगर आपसे पूछा जाए कि गत्यर्थक धातुओं से कर्ता अर्थ में कौन सा प्रत्यय प्रयोग होता है, फिर आपको कहना है कत प्रत्यय। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और फिर उसका आंसर करना है। कत प्रत्यय के उदाहरण पढ़ते हैं। हम धातु कत प्रत्यय, कत का क्या शेष रहेगा? तय। पुल्लिंग में क्या बनेगा? गतय। स्त्रीलिंग में बनेगा गता, नपुंसक लिंग में बनेगा गतम। नेक्स्ट है करी धातु कत प्रत्यय, करीतय, करीता, करीतम। पा धातु कत प्रत्यय, पीतय, पीता, पीतम। ये याद रखना है पातय नहीं होता पीतय होता है। श्रु धातु कत प्रत्यय, शुरुतय, शुरुता, शुरुतम। करी धातु कत प्रत्यय, करीतय, करीता, करीतम।
भक्ष धातु कत प्रत्यय भक्षित है, भक्षिता, भक्षितम। इस धातु कत प्रत्यय इष्ट, इष्टा, इष्टम। सेव धातु कत प्रत्यय सेवित है, सेविता, सेवितम। दृष्ट धातु कत प्रत्यय दृष्ट है, दृष्टा, दृष्टम। या नेक्स्ट है तरस धातु, तरस धातु कत प्रत्यय त्रस्त है, त्रस्ता, त्रस्तम। आगे दिया गया है कत्वतु प्रत्यय के उदाहरण। आपको कत्वतु प्रत्यय के उदाहरण करने हैं। कत्वतु में क्या शेष रहता है? तवत। क्या शेष रहता है? तवत। गम धातु कत्वतु प्रत्यय से क्या बनेगा? गतवत। क्या जो गतवत है ये इसका नपुंसक लिंग रूप है। पुल्लिंग में क्या बनेगा? गतवान, स्त्रीलिंग में गतवती और नपुंसक लिंग में गतवत। क्री धातु कत्वतु से क्या बनेगा? करितवान, करितवती, करितवत। पा धातु कत्वतु प्रत्यय से पीतवान, पीतवती, पीतवत। श्रु धातु कत्वतु प्रत्यय से श्रुतवान, श्रुतवती, श्रुतवत। नेक्स्ट है करी धातु कत्वतु प्रत्यय कृतवान, कृतवती, कृतवत। बक्स धातु कत्वतु प्रत्यय बक्षितवान, बक्षितवती, बक्षितवत। इस धातु कत्वतु प्रत्यय इष्टवान, इष्टवती, इष्टवत। सेव धातु कत्वतु प्रत्यय सेवितवान, सेवितवती, सेवितवत। दृष्ट धातु कत्वतु प्रत्यय दृष्टवान, दृष्टवती, दृष्टवत। सिप धातु कत्वतु प्रत्यय सिप्तवान, सिप्तवती, सिप्तवत। को ध्यान रखना है जो कत्वतु प्रत्यय होगा उन शब्दों के लास्ट में आपको तवान, टवान, तवत या तवती या टवती दिखाई देगा। तवान, टवान ये पुल्लिंग में होंगे, टवती, टवती ये स्त्रीलिंग में होंगे, तवत, टवत ये नपुंसक लिंग में होंगे। आप शब्द के लास्ट में आन देखकर ये नहीं सोच लेना है कि ये सानच प्रत्यय है। आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर आप अगर आन देखोगे तो आपको आन भी दिखाई देगा, आप समझोगे कि ये सानच प्रत्यय है, लेकिन आपको ध्यान से देखना है इन शब्दों के आन नहीं तवान है। आन और मान होगा तो सानच प्रत्यय होगा, तवान या टवान होगा तो फिर कत्वतु प्रत्यय होगा। नेक्स्ट है ग्रह धातु कत्वतु प्रत्यय गृहीतवान, गृहीतवती, गृहीतवत। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर दिया गया आपको ग्रह, लेकिन जब हम इसका शब्द बनाएंगे तो क्या बनेगा? गृहीतवान। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है ग्रह से गृह में चेंज हो गया है। नेक्स्ट है चिंत धातु कत्वतु प्रत्यय चिंतितवान, चिंतितवती, चिंतितवत। चूर धातु कत्वतु प्रत्यय चोरितवान, चोरितवती, चोरितवत। कत्वतु प्रत्यांत शब्दों के रूप भी तीनों लिंगों में चलते हैं। कत्वतु प्रत्यय से जो शब्द बनेंगे वो तीनों लिंगों में होंगे। आपको याद रखना है किस प्रत्यय से बनने वाले शब्द तीनों लिंगों में चलेंगे। भूतकाल की क्रिया के लिए कत्वतु प्रत्ययों के प्रयोग का छात्रोपयोगी लाभ यह है कि वाक्य में क्रिया को पुरुष अनुसार नहीं बदलना पड़ता। ये यहाँ पर कहना चाहता है जब हम अपना वाक्य बनाते हैं और उसमें हम क्रिया का प्रयोग करते हैं तो हम लकार का प्रयोग करते हैं और लकार में भी हम पुरुषों का प्रयोग करते हैं। हमारे पास 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। यदि हम कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग करेंगे फिर हमें इन पुरुषों के अनुसार क्रिया को बदलना नहीं पड़ेगा। यानी कि हम हर एक पुरुष के लिए, हर एक क्रिया के लिए जो तीनों पुरुषों में चलने वाली है उसके स्थान पर कत्वतु से बने हुए शब्द का प्रयोग करेंगे। उदाहरण देखते हैं। राम है अगच्छत, राम गया। राम है गतवान। यहाँ पर क्या हुआ है? गतवान जो है कत्वतु प्रत्यय से बना हुआ शब्द है। रमा अगच्छत, रमा गई। इसका क्या होगा? रमा गतवती। नेक्स्ट है अहम अगच्छम, अहम गतवान या अहम गतवती। तवम अगच्छ, तवम गतवान या तवम गतवती। यहाँ पर आपको ये जो दिया गया है ये प्रथम पुरुष से दिया गया है, ये जो दिया गया है ये उत्तम पुरुष से दिया गया है और ये जो दिया गया है ये मध्यम पुरुष से दिया गया है। यहाँ पर आपको तीनों पुरुषों के एग्जाम्पल लेके दिखाए गए हैं। यहाँ पर आपको ये तीनों अलग अलग पुरुषों के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब हम इधर देखते हैं तो यहाँ पर आपको गतवान या गतवती ही दिखाई देता है। गतवती जो है ये स्त्रीलिंग में है और गतवान ये जो है पुल्लिंग में है। यहाँ पर आप चाहे प्रथम पुरुष के लिए प्रयोग करो, चाहे उत्तम पुरुष के लिए प्रयोग करो, चाहे मध्यम पुरुष के लिए, एक ही रहेगा, यानी कि गतवान ही रहेगा। स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे गतवती ही रहेगा, चाहे फिर आप किसी भी पुरुष का कर्ता क्यों न लो। जब आप कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग करोगे भूतकालिक क्रिया में फिर आपको पुरुष के अनुसार चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। आपका कत्वतु से बना हुआ शब्द ही रहेगा।
बस आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर आपका स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा या नपुंसक लिंग होगा। कत्वतु प्रत्यांत शब्दों के रूप पुल्लिंग में भवत, स्त्रीलिंग में नदी, नपुंसक लिंग में जगत के समान चलते हैं। ये आपको बस जस्ट पढ़ लेना है, याद नहीं रखना है। ये यहाँ पर बताया गया है जैसे भवत का शब्द रूप चलता है वैसे ही कत्वतु से बने हुए पुल्लिंग के शब्द चलते हैं। जैसे नदी का शब्द रूप होता है वैसे ही स्त्रीलिंग में कत्वतु से बने हुए शब्द बनेंगे। जैसे जगत होता है नपुंसक लिंग में वैसे ही कत्वतु के बने हुए शब्द होंगे। यानी कि जब हम इन्हें वाक्य में प्रयोग करेंगे, अगर आपका पुल्लिंग शब्द है तो वो भवत के अनुसार होगा, स्त्रीलिंग शब्द है तो वो नदी के रूप के अनुसार चलेगा, और नपुंसक लिंग है तो वो जगत के अनुसार चलेगा। ये यहाँ पर आपको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग का उदाहरण देके बताया गया है कि कैसे भवत के अनुसार, नदी के अनुसार और जगत के अनुसार आपके रूप चलेंगे। आपको देख लेने हैं कि कैसे रूप बनेंगे। ये याद नहीं करने, बस एक जस्ट आइडिया रखना। ये यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि कैसे नदी के अनुसार, कैसे जगत के अनुसार, कैसे भवत के अनुसार आपके रूप चलेंगे। इन्हें पढ़ लेना, कैसे आपके शब्द रूप बने हुए हैं, कैसे हम इन्हें वाक्य में प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है कत प्रत्यय। कत प्रत्यय युक्त क्रिया के प्रयोग में अर्थात कर्मवाच्य में कर्ता तृतीया तथा कर्म प्रथमांत होता है। क्रिया के लिंग वचन भी कर्म के अनुसार होते हैं। जब हम कत प्रत्यय के विषय में पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था जो कत प्रत्यय होता है वो कर्मवाच्य या भाववाच्य में प्रयोग होता है। कर्मवाच्य में जो कर्ता होता है वो तृतीय विभक्ति में होता है और जो कर्म होता है वो प्रथमा विभक्ति में। लेकिन कर्तृवाच्य में जो कर्ता होता है वो प्रथमा विभक्ति होता है और जो कर्म होता है वो द्वितीय विभक्ति होता है, और जो क्रिया होती है वो हमेशा कर्ता के अनुसार चलती है। कर्म वाच्य में जो क्रिया होती है, जो लिंग वचन होते हैं क्रिया के, वो कर्म के अनुसार चलते हैं। जो वाक्य में मेन होगा उसी के अनुसार क्रिया चलेगी। अगर वाक्य में कर्ता मुख्य है यानी कि कर्तृवाच्य है, वहाँ पर क्रिया कर्ता के अनुसार होगी। यदि कर्म मुख्य है, कर्मवाच्य है, वहाँ पर क्रिया कर्म के अनुसार होगी। जैसे रामेण घटः पूरितः, यहाँ पर जो है ये कर्मवाच्य है। रामेण, यहाँ पे राम जो है कर्ता है और यहाँ पर क्या है तृतीया विभक्ति है। घटः, घटः क्या है घड़ा, यहाँ पर घड़े में क्या है कर्म है, यहाँ पर क्या है प्रथमा विभक्ति। ये कर्मवाच्य दिया गया है, आपको याद रखना है। पूरितः, पूरितः में क्या है कत प्रत्यय है। जब आपको कत प्रत्यय दिया होगा तो आपको याद रखना है कर्मवाच्य में प्रयोग करेंगे, और कर्मवाच्य में कर्ता तृतीया विभक्ति में रखना होता है और कर्म प्रथमा विभक्ति में। नेक्स्ट है रम्या घटः पूरितः। यहाँ पे रम्या में क्या है तृतीया विभक्ति है और घटः में क्या है प्रथमा विभक्ति है। नेक्स्ट है तेन पुस्तकम पठितम। तेन पुस्तकम पठितम। इसी प्रकार से आपको कुछ अन्य एग्जाम्पल दिए गए हैं। ये सभी कर्मवाच्य के एग्जाम्पल है, आप इन्हें देख लेना कि कैसे इनमें कर्ता में तृतीया विभक्ति आई है, कर्म में हमारी प्रथमा विभक्ति आई है और कर्म के अनुसार ही हमने क्रिया का प्रयोग किया है। कत प्रत्यय युक्त शब्दों का प्रयोग जब भूतकालिक विशेषण के रूप में होता है तब कत प्रत्यांत शब्द में लिंग विभक्ति एवं वचन का प्रयोग विशेष्य के अनुसार होता है। यानी कि हमने पढ़ा था जो कत प्रत्यय से शब्द बनते हैं वो क्या होते हैं विशेषण होते हैं, और विशेषण का प्रयोग हमेशा किसके अनुसार होता है विशेष्य के अनुसार। यानी कि जो लिंग वचन विशेष्य का होगा वही हम किसका रखेंगे विशेषण का रखेंगे। छात्र पठितम पाठम गृहे पुनः पुनः पठती। यहाँ पर जो पठितम है इसमें कत प्रत्यय है, लेकिन ये क्या है विशेषण किसका पाठम का। पाठम यहाँ पर जो है विशेष्य है और पठितम क्या है विशेषण। पाठम में कौन सी विभक्ति आई है द्वितीया, तो यहाँ पठितम में भी कौन सी हो जाएगी द्वितीया, क्योंकि विशेष्य के अनुसार ही विशेषण की विभक्ति आती है। नेक्स्ट है छात्र कक्षायाम पठितान पाठान गृहे समर्ति। यहाँ पर जो पठितान है इसमें जो विभक्ति का प्रयोग हुआ है वो पाठान के अनुसार हुआ है। पाठान विशेष्य है, पठितान क्या है यहाँ पर विशेषण। बाल्य पठिताम
हास्य कथाम समृत्वा हस्ति। यहाँ पर जो हास्य कथाम है इसके अनुसार पठिताम का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही आचार्य पाठितान पाठानाम पुनरावृत्ति कर्तुम कथ्यति में जो पठिता नाम है ये पाठा नाम के अनुसार आया है। आपको इतना ध्यान रखना है कि जो विशेषण होता है उसमें वही विभक्ति आती है जो विशेष्य में आती है। नेक्स्ट है जाना चलना इत्यादि अर्थ की धातुओं अकर्मक धातुओं तथा श्लिष्ट सी तथा आस से इत्यादि धातुओं से कत प्रत्यय कर्तृवाच्य में भी होता है, अर्थात इन धातुओं का वाक्य में अकर्मक प्रयोग होने से कत प्रत्यय का प्रयोग होते हुए भी कर्ता में प्रथमा का प्रयोग किया जा सकता है। जो कत प्रत्यय होता है ये कर्मवाच्य या भाववाच्य में प्रयोग होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेज हैं जैसे सी तथा आश से इत्यादि धातुएं होती है, इनमें जो कत प्रत्यय होता है वो कर्तृवाच्य में प्रयोग होता है। और कर्तृवाच्य में कर्ता कहाँ होता है? प्रथमा विभक्ति में। इसलिए कहा गया है जो हम प्रयोग करेंगे क्रिया का वो कर्ता के अनुसार करेंगे। आपको याद रखना है कि कौन कौन सी ऐसी धातुएं हैं जहाँ पर कत प्रत्यय से कर्मवाच्य में प्रयोग न होकर कर्तृवाच्य में प्रयोग होता है। सी तथा आस से इन धातुओं के साथ क्या होता है? कत प्रत्यय कर्तृवाच्य में होता है। उदाहरण देखते हैं। तेन गतम, यहाँ पर तेन गतम जो है ये दिया गया है आपका भाववाच्य में, क्योंकि जो कत प्रत्यय होता है वो कर्मवाच्य भाववाच्य में होता है। लेकिन जब जाना चलना सी तथा आश्रय धातुएं होती हैं तब हम क्या करते हैं? उसे कर्ता में प्रयोग करते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है तेन क्या है? तृतीया विभक्ति है, और कर्ता तृतीया विभक्ति में वहाँ होता है जहाँ कर्मवाच्य या भाववाच्य का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर गम धातु का प्रयोग हुआ है जिसके कारण हम क्या करेंगे? कर्ता का प्रयोग करेंगे, यानी कि कर्तृवाच्य बनाएंगे। तेन का प्रथमा विभक्ति क्या होता है? से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? से गत है। नेक्स्ट है तेन सुप्तम। तेन सुप्तम, तेन सुप्तम का क्या हो जाएगा? से सुप्त है। ऐसे ही दिया गया है से ग्रामम प्राप्त है, से गृहम गत है, से वृक्षमारूढ़ है, हरि वैंकुठम अधिष्ठित है, हरि वैंकुठम अधिष्ठित है। इन वाक्यों को पढ़ लेना है, ये आपको समझने में हेल्प करेंगे। कत प्रत्ययुक्त क्रिया के प्रयोग में कर्ता प्राय तृतीयांत तथा कर्म प्रथमांत होता है। ये आपको यही बताया गया जो हम स्टार्टिंग में कर चुके हैं कि कत प्रत्यय जो होता है वहाँ पर कर्ता तृतीया विभक्ति में आता है और कर्म क्या होता है? प्रथमा विभक्ति में आता है। ये कंडीशन कहाँ होती है? कर्मवाच्य में, यानी कि कत प्रत्यय कर्मवाच्य या भाववाच्य में प्रयोग होता है। लेकिन जहाँ पर जाना चलना सथा सी शय ये धातुएं होंगी वहाँ पर हम क्या करेंगे? कर्तृवाच्य का प्रयोग करेंगे। कत प्रत्यय कत्वतु प्रत्यय के विषय में इतना ही पढ़ेंगे, यही सब दिया हुआ है। आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कत प्रत्यय का तय शेष रहता है, कत प्रत्यय का तय शेष रहता है, कत्वतु प्रत्यय का तवत शेष रहता है। कत्वतु प्रत्यय का तवत शेष रहता है, लेकिन जब हम शब्द बनाते हैं तो हमें शब्दों में क्या मिलता है? तवान और टवान मिलता है। इस क्लास में हम इन्हीं प्रत्ययों के विषय में पढ़ेंगे। इस क्लास में हमने सत्री सानच कत और कत्वतु प्रत्यय के विषय में पढ़ा। आपको इन प्रत्यय को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, और इनके जो आपको उदाहरण दिए गए हैं इन्हें बार बार से पढ़ना है। जो फैक्ट है जैसे सत्री सानच कहाँ पर प्रयोग होंगे? परस्मैपद धातु के साथ होंगे या आत्मनेपद धातुओं के साथ होंगे, किससे कर्तृवाच्य बनेगा, किससे कर्मवाच्य या भाववाच्य बनेगा। आपको सारे प्रत्यय ध्यान से पढ़ने हैं, उदाहरण के साथ साथ आपको फैक्ट भी पढ़ने हैं। ध्यान रखना है किस प्रत्यय से अव्यय बनेंगे, किस प्रत्यय से विशेषण बनेंगे, कौन सा भूतकाल क्रिया में प्रयोग होगा, कौन सा पूर्वकालिक क्रिया में प्रयोग होगा, कौन सा प्रत्यय कर्तृवाच्य में प्रयोग होगा, कौन सा कर्मवाच्य या भाववाच्य में प्रयोग होगा, किससे विशेषण शब्द बनेंगे, स्त्रीलिंग में क्या रूप बनेगा, पुल्लिंग में क्या रूप बनेगा। आपको हर एक बात ध्यान से पढ़नी है, फैक्ट भी याद रखने हैं। इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे।